आज के मुख्य समाचार। जगत सिंह नेगी के जवाब का विपक्ष ने किया बहिष्कार। मंडियों में आढ़तियों की मनमानी से भारी नुकसान। अध्यापक संघ ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात। महिला ने 2 साल के बेटे संग खाया जहर। 19 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। योग में चमका हमीरपुर का सितारा। शिमला में शुरू हुआ रेबीज मुक्त अभियान। जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर को पनौती करार दिया। सैलानियों ने उठाया बारिश का लुत्फ। शुरू हुआ रेबीज मुक्त शिमला 2025 अभियान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन पर नियम 67 के तहत लाई गई चर्चा ने तब तूल पकड़ लिया जब सरकार की ओर से जवाब देने खड़े हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का विपक्ष ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। मंत्री के खड़े होते ही विपक्ष के विधायक शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकल आए। विपक्ष का आरोप है कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन के भीतर और बाहर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार किया। इसके चलते भाजपा विधायकों ने पहले ही मॉनसून सत्र के दौरान मंत्री का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि राजस्व मंत्री न केवल नेता प्रतिपक्ष का अनादर कर रही है बल्कि आपदा प्रभावितों का भी अपमान कर रही है। ऐसे व्यक्ति को सदन में जिम्मेदार पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत दिया गया था और लगभग 18 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख तक ये 5 दिन तक चर्चा इस हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर विपक्ष की ओर से भी सभी सदस्यों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां इस माननीय सदन में रखी और वो जानकारियां माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये सत्र शुरू हुआ तो सरकार काम रोको प्रस्ताव लाने में आनाकानी कर रही थी। ये भाजपा की ओर से जो दबाव आया उसके कारण अविलंब चर्चा शुरू हुई और मैं ये कह सकता हूं कि ये इसलिए भी सामयिक थी कि जो अभी हाल में ही प्रदेश में भारी बरसात के कारण और जगह जगह बादल फटने के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कें टूटी हैं और मैं ये भी कह सकता हूं कि उसमें पक्षी हैं, चाहे उसमें बेसहारा पशु हैं, चाहे हमारे पशु हैं, चाहे हमारे मकान हैं, वो भी गौशालाएं हैं, वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो आंकड़ा हमारे सामने आया है मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 318 के लगभग मौतें हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो पूरी तरह से मकान हैं वो 527 क्षतिग्रस्त हुए हैं, आंशिक रूप से 2128 क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर दुकानें जहाँ पर लोगों का जीवन यापन चलता था 315 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है और पशुशालाएं भी 2058। अगर हम इस प्राकृतिक आपदा या भारी बरसात की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी जिला में और मंडी जिला में भी सिराज विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र, करसोग विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हलकों में कहीं मकान गिरे हैं, कहीं पर पुल गिरे हैं, कहीं पर जो हमारी गौशालाएं हैं वो गिरी हैं। तो इसके ऊपर बड़े व्यापक तौर पर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस चर्चा के दौरान जो विषय ध्यान में आए हैं
इस चर्चा में विशेष रूप से जो बात ध्यान में आई है कि सरकार गंभीर नहीं है। अब अगर मैं इन मंडी जिला के लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है, कुल नुकसान जो इनका सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 2000 करोड़ के लगभग 10,000 करोड़ के लगभग बैठता है और उसमें 2000 करोड़ तो सिराज क्षेत्र में बैठता है, जहां पर पुल क्षतिग्रस्त हो गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहां पर बगीचे क्षतिग्रस्त हो गए, जो फसल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, जहां दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। और सरकार गंभीर नहीं है। सरकार इसलिए गंभीर नहीं है कि जो राहत पैकेज जिसकी घोषणा अभी की थी, तात्कालिक जिन परिवारों में नुकसान हुआ है सरकार की ओर से उनको तात्कालिक राहत पहुंचाई जानी चाहिए थी। मैं तो उन सामाजिक क्षेत्र में रुचि लेने वाले या उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने स्वयं की प्रेरणा से वहां पर प्राकृतिक आपदा में आहत हुए लोगों को राहत पहुंचाई। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान इस सीजन गहरे संकट से गुजर रहे हैं, जहां एक और लगातार बारिश, भूस्खलन और सड़कें टूटने से सेब की ढुलाई ठप हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मंडियों में आढ़तियों की मनमानी और सरकारी उदासीनता ने बागवानों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। बागवानों का कहना है कि यह सीजन मुनाफे का नहीं, भारी घाटे का सौदा बन चुका है। शिमला के बागवान निखिल शर्मा ने बताया कि मौसम की मार से सेब बागवानों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार बारिश से रास्ते बंद है, सड़कें टूट चुकी है और सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रगतिशील बागवान मोहित शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मंडियों की हालत पर कोई ध्यान नहीं है। एक पेटी तैयार करने में 800 रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन वही पेटी अब 700 से 800 रुपए पे बिक रही है। यह बागवानों के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने बताया कि सीजन की शुरुआत में अध पके सेब भी 3000 रुपए तक बिक रहे थे, लेकिन अब बेहतर क्वालिटी का सेब भी 1000 रुपए में नहीं बिक रहा है। आरती मनमानी कर रही है और एपीएमसी के अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं छाछपुर से निखिल शर्मा सेब की बागवानी कई सालों से कर रहा हूँ। इस बारी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम इस बारी और साल की अपेक्षा ज़्यादा बरसात आ रही है, जिसकी वजह से हमारे रोड बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ पे बागवानों को इतनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हम सेब, अगर पहली बात तो हम सेब की हालत इतनी हो रही है कि ड्रॉपिंग इतनी ज़्यादा हो रही है सेब में कि हम सेब को वक्त से पहले उतारना पड़ रहा है। फिर उसमें बीमारियां भी बहुत है, स्कैब, स्केल एंड रस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है भारी बरसात से। तो उस वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम सेब उतारेंगे तो उतारने के बाद उसे मंडी तक पहुंचाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लगातार बारिशों की वजह से इस बारी लैंडस्लाइड इतना आ रहा है कि मंडियों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। इस साल का सेब सीज़न सभी बागवानों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है। विशेष करके सरकार का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मंडी में क्या हालत बागवानों के साथ हो रही है। जो सेबों के दाम है वो बिल्कुल मतलब ना मात्र के बराबर आ चुके हैं। जितना एक सेब की पेटी में बनाने का खर्चा लगभग 700 से 800 रुपए के ऊपर आता है, वही दाम जो है बागवानों को मंडियों में मिल रहे हैं, जो कि घाटे का सौदा नज़र आ रहा है। इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है। एक तो आपका इसमें स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो मंडियों में जब इनिशियल स्टेज होती है सेब आने की, उस दौरान जो ये अपने मतलब के लिए जो ये आड़ती होते हैं, हरे सेब को भी, कच्चे सेब को भी इतनी ऊंची बोलियां उसकी लगा देंगे अपनी मार्केटिंग करने के लिए, तब इन्हें वो जो सेब है वो हरा नज़र नहीं आता है, कच्चा नज़र नहीं आता है, उसको तब ये 2500-3000 तक बेच देते हैं।
और आज के टाइम में जब क्वालिटी वाला सेब, मिठास वाला सेब जो है मार्केट में आ रहा है, तो उनको उसमें 100 बहाने नज़र आ रहे हैं। किसी में रंग नहीं है, किसी कोई काला हो गया है, कोई पीला हो गया है, मतलब 100 एक्सक्यूज़ उनके पास आज के टाइम में खड़े हैं, जो कि स्टार्टिंग के दौरान में नहीं थे। तब ना जाने उनकी नज़र एक ऐसी थी, जो वो सेब उनको क्वालिटी वाला दिख रहा था और उसके उतने ऊंचे दाम उन्होंने दिए। और वहीं सरकार की भी ये बहुत ही बड़ी विफलता है। उस टाइम पे जो APMC के अधिकारी थे वो कहाँ थे? क्यों वैसे सेबों को उन्होंने जो है मंडी में इतने हायर रेट पे बिकने दिया? और जब वो एंड कंज्यूमर के पास जाता है और जब वो सेब उसको खाता है तो वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। उस वजह से जो है ये मंडी जो है सारी डाउन होती है या एक बहाना बनाया जाता है। सरकार का इसमें बिल्कुल भी कोई भी सपोर्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी मंत्री जो है, बागवानी मंत्री हो या CM हो, कोई भी इस बारे में नहीं बोल रहा है। जो जहाँ की इनकी जो गारंटी पत्र इनका था उसमें था कि बागवान खुद तय करेंगे अपने सेब के दाम। आज के टाइम में बागवान लगता है खुद ही तय कर रहे हैं अपने जो सेब के दाम बागवानों को मिल रहे हैं। 800, 900, 1000, 1100, 1200 बहुत अच्छे दाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांगों में शामिल है 13% DA की लंबी किश्त शीघ्र जारी करने की अपील, TGT और PGT पदोन्नति सूची का स्वागत तथा अन्य लंबित पदोन्नतियां जल्द पूरी करने की मांग रखी गई है। साथ ही प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए नया पैनल भेजने की मांग की गई है। रिटायर हो चुके मुख्य अध्यापकों की जगह नए नाम शामिल करने का आग्रह भी किया गया है। 31 मार्च को सामूहिक सेवानिवृत्त की घोषणा पर शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग भी की गई है। स्थानांतरण नीति में 30 किलोमीटर की शर्त को कम कर 20 किलोमीटर करने या पुराने नियम लागू करने की अपील भी रखी गई है। BRC इंटरव्यू के परिणाम जारी कर नियुक्तियां करने की मांग रखी गई है। वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई भर्तियां शीघ्र करने की अपील भी रखी गई है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बंद हो रहे हैं, जो एक बंद होने की प्रक्रिया है, बंद इसलिए हो रहा है कि बच्चे स्कूलों में नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं है तो इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, उसको रीनोटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर लेकिन उसका जो वास्तविक जो उसका कारण है वो कुछ और है। वास्तविक कारण ये है जिस स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चर 2 साल से नहीं है या बायो का लेक्चर 2 साल से नहीं है, उस स्कूल से सारे बच्चे पलायन कर जाते हैं। मजबूरी है उन बच्चों की, क्योंकि वो एक साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम होती है कि वहाँ बच्चा बिना किसी सब्जेक्ट का, अगर एक भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो बच्चा वहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाता। कोई पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखता, तो वो सारे बच्चे वहाँ से प्लान कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि स्कूल जो है 0 इन्रोलमेंट हो जाती है और सरकार को बोलने के लिए बड़ा आसान रहता है कि वहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए साइंस स्ट्रीम बंद कर दो, या और सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसको स्कूल को डीनोटिफाई कर दो। ये जो एक सिलसिला चला, इसका एक कारण ये भी हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने इसलिए अवगत कराया कि ये भी एक कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल की इन्रोलमेंट घटी है। तो एनी हो, अच्छा प्रयास सरकार का था कि हमारी एक बड़ा अच्छा लॉट निकला, उसको सरकार को बधाई दी। लेकिन उसके अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी पदोन्नति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम साइंस पढ़ाना ही नहीं चाहते? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितने भी पद है, क्या वो साइंस के सारे स्कूलों में भरे जा चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की कल कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियां क्यों नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर मैं बहुत पहले अपने लोगों को ये अपने पोस्ट के ब्लॉग के माध्यम से मैं अवगत करा चुका था कि लगभग 650 के आसपास पदोन्नतियां होनी है, जिसमें साइंस की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तब तो हमारे शिक्षक साथी सब सोए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे लिस्ट बाहर निकली उसके बाद फोन पे फोन आने लगे, जी हमारी नहीं हो रही, जी हमारे को क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा था हमें जागरूक होना चाहिए, हमें समय से अगर हम आवाज़ उठाते तो शायद प्रेशर बिल्ड होता। लेकिन एनी हो, हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि उसमें मांग की है कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियाँ की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियाँ जो बहुत टाइम से रखी है, JVTC TGT की,
CNB से TGT की पदोन्नति होती है हमारी, PT से हमारी जो है वो DP की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और TGT की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें DPC हो गई है, जो पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को DPC हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचाराधीन है, तो वो भी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो उसके साथ एक प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नति होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। वो अभी कमीशन को गई थी, कमीशन ने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्योंकि लंबे समय से पहले से जो है कमीशन से पदोन्नतियाँ नहीं हो पाई, कमीशन से नहीं हुई प्रिंसिपल्स की। अब उसमें एक और बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि लगभग 900 से ज़्यादा पदोन्नतियाँ होनी है, खाली रिक्त पद है प्रिंसिपल्स के हमारे स्कूलों में, बहुत बड़ी बात है। 1800 में 900 पद खाली है, ज़्यादा 1000 के आसपास हो गए, जिसमें 600 जो पद है वो हेडमास्टर कोटे के बनते हैं पदोन्नति के लिए। जो हेडमास्टर का पैनल गया है वो 450 का गया हुआ है, और मजे की बात है उसमें 450 में भी 150 लोग रिटायर हो चुके हैं उस पैनल के अंदर, वही कमीशन ने पूछा। तो इस बात को लेकर भी हमने कल माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री का अवगत कराया कि जो पैनल हमने भेजा है वो भी फॉल्टी है। उसके बाद 2023 के जो मुख्याध्यापक है वो एलिजिबल हो चुके हैं, लगभग 250 के आसपास लोग हैं, उसमें भी 250 में से बहुत से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं। तो उसको जो लोग डिलीट किए जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी सर्विस में है, इन सर्विस है, उनका फ्रेश पैनल जो है बनाया जाए। तो मैंने कल भी डायरेक्टर साहब से वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिप्रेजेंटेशन में बाई हैंड दिया था उसमें लिख के, और वो मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया, कल भी किया है कि एक फ्रेश पैनल तुरंत जाए, ताकि जो है हमारे जो है प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नतियाँ होनी है, 900 से ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल बनने हैं, वो अविलंब जो है उसको भरा जाए, उसको बनाया जाए, कमीशन को उसकी जो आपत्तियाँ कमीशन ने लगाई उसको दूर किया जाए। ये बात कल हुई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के कोट गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर अपने 2 साल के बेटे के साथ खरपतवार नाशक दवा खा ली। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज एम्स बिलासपुर में चल रहा है। यह घटना कोट उपमंडल सदर के तहत आती है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने ससुराल में यह खौफनाक कदम उठाया है। गंभीर हालत में मां बेटे को तुरंत एम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। पीड़िता के भाई पंकज ने इस संबंध में महिला थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में सास, ससुर और पति पर महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पंकज ने बताया कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2020 में कोट गांव में हुई थी और उसके 2 बेटे हैं। रक्षाबंधन पर जब वह मायके आई थी तब उसने बताया कि उसे ससुराल में लगातार तंग किया जा रहा है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने पुष्टि की है कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच प्रक्रिया जारी है। पुलिस विभिन्न प्रकार से मामले की जांच कर रही है, जिसमें घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के प्रयास से जुड़े पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि समय रहते सहायता न मिले तो हालात जानलेवा भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज में आयोजित 2 दिवसीय छठी योगासन स्टेट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में हिम अकादमी विकास नगर के छात्र यशोवर्धन अत्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। यह प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 150 से अधिक प्रतिभागियों के बीच आयोजित की गई थी। 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 16 वर्षीय यशोवर्धन अत्री ने 3 अलग अलग श्रेणियों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हमीरपुर जिले का नाम रोशन किया। इससे पहले भी यशोवर्धन ने अपने खेल कौशल का लोहा मनवाया है। जनवरी 2025 में सिंगापुर में आयोजित 10वीं एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। यशोवर्धन की इस उपलब्धि पर उनके स्कूल, परिजनों और खेल प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। हिम अकादमी प्रबंधन ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यशोवर्धन जैसे होनहार छात्र अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यशोवर्धन अत्री की यह सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह प्रदेश में योग को खेल के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को योग व खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेगी।
हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शनिवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 339 सड़कें बंद हो चुकी थी। इसके अलावा 172 बिजली ट्रांसफार्मर और 133 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप है। राज्य के मंडी और कुल्लू जिलों में सबसे अधिक सड़कें अवरुद्ध है। जगह जगह भूस्खलन के चलते यातायात ठप है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी जिले के बाली चौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में शुक्रवार रात 30 कमरों वाला एक बड़ा मकान भूस्खलन की चपेट में आकर बुरी तरह जमींदोज हो गया। सौभाग्यवश मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो इलाके में दहशत का माहौल बना रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बताई गई है। आज के लिए कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 26 अगस्त तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला समेत ऊपरी इलाकों में मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। 20 जून से 22 अगस्त तक के मॉनसून सीजन में हिमाचल में अब तक 295 की जान जा चुकी है। 350 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं 37 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। 144 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। वहीं 3,367 घर, दुकानें, 2,685 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं 1,821 पालतू पशु भी मर चुके हैं। अब तक राज्य को 2,326 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश इस मॉनसून सीजन में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं, न केवल बुनियादी ढांचा बल्कि आमजन का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार और प्रशासन की चुनौती है कि कैसे राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जाए। वहीं नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह सावधान और सुरक्षित रहे तथा मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार सियासी गर्मी से भर गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के विवादित बयान के बाद विपक्ष ने उनका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। चर्चा के दौरान नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर की गई तीखी टिप्पणियों ने सदन की कार्यवाही को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। विधानसभा में सराज में आई आपदा पर चर्चा के दौरान जगत नेगी ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे सराज दौरे पर थे तब वहां की स्थिति देखकर उन्हें दर्द का एहसास हुआ। ऐसे दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की। जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर को पनौती करार दिया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जयराम के कार्यकाल में प्रदेश का विकास नहीं, विनाश हुआ है। वहीं सराज क्षेत्र में पेड़ कटान के 56 मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 24% वन क्षेत्र घटा है। वहीं उन्होंने नदी नालों में बहते पेड़ कोर्ट की ओर से मांगे गए जवाब का हवाला भी दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके सराज दौरे के दौरान काले झंडे और जूते दिखाए गए, जो तिरंगे का अपमान था। जगत सिंह नेगी के इन बयानों ने नाराज विपक्ष पहले ही 3 दिन पहले उनका बहिष्कार करने का ऐलान कर चुका था। राजस्व मंत्री के सदन में बोलते ही विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। विपक्ष का आरोप है कि नेगी ने आपदा जैसी संवेदनशील घटना का भी राजनीतिक इस्तेमाल किया है। जयराम ठाकुर को लेकर की गई भाषा को विपक्ष ने अशोभनीय और अपमानजनक बताया है। हाल के मौसम में जो नुकसान हुआ है बादल फटने के कारण, बाढ़ के कारण, उसके बारे में इन्होंने चर्चा मांगी थी। परंतु इस चर्चा से पहले नियम 130 के तहत सत्ता पक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी इसी किस्म का मुद्दा जो है माननीय सदन में जो है रखा था, जिसको जो है लिस्ट किया गया था 18 तारीख के लिए। परंतु क्योंकि बीजेपी वाले इसमें चूक गए इस किस्म के प्रस्ताव रखने में, तो उन्होंने नियम 67 का जो है इस्तेमाल करते हुए ये मांग की कि इनको मौका मिले। तो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हामी भरी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई किसी किस्म की कोई बात को जो है पर्दे में रखना या उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपदा में अच्छा प्रबंधन सरकार ने किया है, लोगों को सही समय पर राहत मिला है। इसलिए सरकार ने भी इस मांग को मान लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अनुमति दी और नियम 67 जिसको बड़ा गंभीर मामला बता रहे थे, उस पर 12 घंटे 4 दिनों के अंदर चर्चा भी हुई। करीब 40 से ज़्यादा जो है 40 के करीब हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने इसमें अपनी बात कही
और जो सदन के विपक्ष के नेता ने 1 घंटा जो है 15 मिनट का समय लिया, अपनी बातें रखी, परंतु मुझे पूरा मैं तो जो है 40 सभी जो सदस्यों ने यहाँ भाग लिया, एक एक को सुना, सदन ये जो है विपक्ष के नेता को भी सुना। 1 घंटा 15 मिनट में कोई गंभीर बात तो आई नहीं, केवल जो है अपने सिराज का रोना रोते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में किस किस्म की जो है आपदा में कोई कमी जो है राहत में हुई, सिर्फ ये कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। केवल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से आप जो है सरकार के जो बढ़िया कार्य किए गए हैं उसको आप जो है दरकिनारे नहीं कर सकते, जो है टॉलरेट कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो सकती है? कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, किन्नौर की जनता ने मुझे चुना और कांग्रेस के हाईकमान या मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे मंत्री पद पर बिठाया है, तो इसमें जयराम का क्या रोल है? हाँ, जयराम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया कि जयराम को मुख्यमंत्री बनाकर, बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया जयराम को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात उस समय करें तो वो डबल इंजन का तो काम ही नहीं हुआ। डबल इंजन से जो है हिमाचल की आर्थिकी को ख़त्म करने का काम हुआ। अगर जयराम अगर काबिल आदमी होते तो हिमाचल में जो आज एक आर्थिक जो हमारे को उससे जूझना पड़ रहा है समस्या से, ये सारा कुछ ख़त्म होना था, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, परंतु उस मौके को इन्होंने खो दिया। और फिर अब जो है विपक्ष के में आके ये फिर नेता प्रतिपक्ष बने। अब वहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे नए जो है विपक्ष में माननीय सदस्य आए हुए हैं, उनको बोलने नहीं देते। उनका प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री खुद पूछते हैं, हर पॉइंट पे वो चाहते हैं कि कैमरे में रहें। जिस तरह से चुनाव में जब दौरा कर रहे थे, लोग बता रहे थे 6 कैमरा वाले उनके आगे पीछे थे। एक शूट आउट चल रहा था फोटो स्टेशन, काम तो कुछ भी नहीं किया वहाँ भी। के ऊपर जो है काले कपड़े फेंके, फिर जूते भी फेंके, पत्थर भी फेंके, एक बार नहीं 3 जगह पे गाड़ी रोकी। तो जो है इनको कानून अपने हाथ में लेने को किसने दिया? जयराम को। जयराम शायद जो है ये कहते हैं कि ये आपदा के समय उन पर FIR नहीं होना चाहिए। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। ये तो देशद्रोह का केस बनता है। आप कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो, कैसे माफ कर दो? तो जयराम जो है मुख्यमंत्री रहे, वो किस किस्म के मुख्यमंत्री थे उनको पता नहीं है कि तिरंगे का अपमान करना अपराध है, जो अनलकी होता है किसी के लिए। तो जयराम हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में भी पनौती है और जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपने विधायक दल के लिए पनौती है। अनलकी है कि उनके चक्कर में ये जो बेचारे पीछे जाएंगे। शिमला शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरों को देखते हुए रेबीज मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद शहर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि अभियान के तहत कुत्तों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभियान के तहत सभी कुत्तों को डिजिटल कॉलर भी पहनाए जा रहे हैं, जिससे उनकी पहचान और निगरानी आसान हो जाएगी। खतरनाक और आक्रामक कुत्तों की पहचान के लिए उन्हें लाल रंग का कॉलर पहनाया जाएगा। सामान्य व्यवहार वाले कुत्तों को अन्य रंगों के कॉलर दिए जाएंगे। डिजिटल कॉलर में माइक्रोचिप या कोड की मदद से जानकारी ट्रैक की जा सकती है। होती है जिसकी डेथ तक हो जाती है, वो उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन हम पूरे डॉग्स की कर रहे हैं और आज हम QR कोड के माध्यम से और उसको डिजिटल करने जा रहे हैं। पूरे डॉग्स की संख्या कितनी है शहर के अंदर, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लगभग 3 से 3,000 से ऊपर डॉग्स का हमारा लक्ष्य है, जिसको हम वैक्सीनेट करेंगे सबको। और जितने भी डॉग्स के वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी सबको जो डेंजरस है या एग्रेसिव डॉग होते हैं उसको हम लाल रंग का पटका या लाल रंग का पट्टा वो बनाएंगे उसको, ताकि वो उसकी पहचान की जा सके। और माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें निर्णय कल आया था। उसमें हमारा ये प्रोसीजर पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसको हमने आज QR कोड के माध्यम से इसको आज शुरू करेंगे। डिजिटल इसका पूरा सिस्टम हमारे रिकॉर्ड में सारा रहेगा, जो शायद देश में पहला हमारी नगर निगम होगी जहाँ इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो ये इसके पीछे मकसद यही है कि अभी हम आज हम इसको ऑनलाइन और डिजिटल कोड का जो है आज उसको पीतल के लगा रहे हैं, उसको हम गले में उनके तो उसका शुरुआत कर रहे हैं। इसमें वो कल वही निर्णय है, इसमें डॉग लवर्स का भी है, सबका इसमें जो निर्णय मैं इसको स्टडी भी कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारा अपना प्रोग्राम था चला पहले से,
वो उसको करने जा रहे हैं। उसको क्लोजिंग में माननीय मुख्यमंत्री को हम उसको बुलाएंगे, उनको बुला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जब हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, लगभग 3000 से ऊपर डॉग्स को हम करने जा रहे हैं। उनको ऑपरेट भी करना है और इनका आपको ये वैक्सीनेशन भी करनी है और रेबीज़ के जो इंजेक्ट करना है ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे। वो सब करने के बाद हम क्लोजिंग में माननीय मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे। इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सैलानी दूर दूर से ठंडक का एहसास लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच करनाल हरियाणा से आए एक युवक और यूट्यूबर ने बारिश में भीगते हुए न केवल अपने कलात्मक टैलेंट का प्रदर्शन किया बल्कि युवाओं को जिम्मेदारी भरे सोशल मीडिया उपयोग का संदेश भी दिया। बारिश में नाचते गाते इस यूट्यूबर ने रश मैदान पर अपने डांस और एक्टिंग टैलेंट से लोगों को आकर्षित किया। बातचीत में उन्होंने कहा कि जिसमें टैलेंट होता है उसे उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे अपने यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से वीडियो डालते हैं और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश भी करते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आजकल यूट्यूब पे कई प्रकार के गलत और भ्रामक कंटेंट भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रचनात्मक व सकारात्मक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बारिश और पर्यटन के इस मौसम में शिमला न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बना हुआ है बल्कि यहाँ आए युवाओं से भी प्रेरणादायक कहानियां सामने आ रही है। करनाल से आए इस यूट्यूब ने यह साबित किया कि यदि टैलेंट के साथ जिम्मेदारी भी हो तो सोशल मीडिया समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। एक्टर त्रावड़ी से डिस्ट्रिक्ट करनाल। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पर्पज से आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, अच्छा क्राउड है। अच्छा लगता है कि क्राउड में डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये मेरी टीम बहुत सपोर्ट करती है मुझे। कलाकार के बारे में अगर टैलेंट है तो आप उसको दिखाओ। अगर आप टैलेंट नहीं दिखाओगे तो ऐसे ही आप एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो कुछ करके जाओ ना दुनिया से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तो अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से जियो कि आप फ्री माइंड होकर जिए। कोई किसी का नहीं लाइफ में। अपना टैलेंट दिखाओ और मुकाम हासिल करो। हिमाचल की राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा रेबीज मुक्त शिमला 2025 के तहत सामूहिक कुकुर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभिनव पहल की शुरुआत महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता और पार्षदों की सहभागिता से हुई है, जबकि शहरी विधायक हरीश शनार्था ने मौके पर पहुंचकर अभियान की सराहना की और मीडिया से रूबरू हुए। अभियान के तहत आवारा कुत्तों को डिजिटल कॉलर पहनाए जा रहे हैं। खतरनाक या आक्रामक कुत्तों को लाल रंग का कॉलर पहनाया जाएगा। इन कॉलर्स में QR कोड होगा जिसे स्कैन करने पर मोबाइल में कुत्ते की पूरी जानकारी जैसे उसका वैक्सीनेशन स्टेटस, उम्र और स्वभाव की जानकारी मिल सकती है। इससे लोगों को आसानी होगी, बल्कि शहर में रेबीज नियंत्रण में भी यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। शहर में एनिमल लवर्स और उन लोगों के लिए जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं एक नियमित समय निर्धारित किया गया है। तय समय के बाहर कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करना कानूनी उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डेटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा। उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग की उस पर आएगी। भी जो इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं। जो डोसाइल डॉग्स है तो उसके येलो है, पिंक है। जो फिरोशियस डॉग है, जो अनप्रोवोक्ड जैसे कहते हैं, छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए निकलते हैं, उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से दिखेगा और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है। तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है तो इससे थोड़ा दूर ही रहें और उसको छेड़ें ना। फ़ायदा इसका ये भी है कि एटलीस्ट अब हम इनको एज पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स तो आ जाई है, but I must thank the municipal corporation, the commissioner and his team, and your what you call NGO from Rampur, NGO from Patiala, NGO from Goa, and from different parts, जिन्होंने ये शिमला शहर चुना है और यहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के माध्यम
माध्यम से हम एटलीस्ट ट्रेस तो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। पर हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अभियान चला और इनके जो ये QR कोड्स और जब ये कॉलर्स लग जाएंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल रहेगी कि कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं और कितनी फीमेल स्टेरिलाइज हुई है और कितना हमारी वैक्सीनेशन हुई है। यहाँ पे कई NGOs थी जो मतलब अनप्लान्ड जगह में इनको फीड करते थे और वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती थी। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये भी बना दिया है इसका सिस्टम कि कहाँ कहाँ फीडिंग जोन्स है, सिर्फ फीडिंग वहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज इट्स ऑफेंस। ऑफेंस माने जाएगा कि अगर आप इनको कहीं पे भी फीड करते हैं, पब्लिक प्लेस में फीड करते हैं जहाँ पे चयनित की गई जगह है, उसके अलावा अगर आप इनको कहीं फीड करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑफेंस।